तो m1 के लिए वही इक्वेशन वैसे ही आ गया। ठीक है, t माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए वाई लिखें या ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। तो ये t माइनस एम वन जी इज इक्वल्स टू एम वन ए आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो हमारे पास केस है m2 का, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन बॉडी जो प्रोपगेट कर रही है, ये मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है। वो किस डायरेक्शन में? साइन थीटा की डायरेक्शन में। ठीक है, साइन थीटा की डायरेक्शन में। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कॉस थीटा की डायरेक्शन में। तो सिंपल इज दैट कि ये कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। इस डायरेक्शन में कोई मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में किसी किस्म की मोशन परफॉर्म नहीं हो रही, तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये देखो n माइनस एम टू जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन हमने लिखनी जरूर है, लेकिन इसका किसी किस्म का भी कोई इफेक्ट इस डेरिवेशन के अंदर या इस कैलकुलेशन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये लिखनी पड़ेगी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये फोर्स सेटिस्फाई हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है, लेकिन इसका आगे क्योंकि कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, इसलिए कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा आगे, अब ये जो साइन थीटा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, ये जो डायरेक्शन है ये m2g साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, और ये जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या है? टेंशन है। अब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल होती तो बॉडी रेस्ट में होती, बॉडी रेस्ट में तो नहीं है, बॉडी तो डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो मूव कर रही है दैट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ m2g साइन थीटा, तो वो फोर्स ग्रेटर है। और इसके ऑपोजिट जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? वो टेंशन की फोर्स है। ये वाली जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? ये टेंशन की फोर्स है। अब टेंशन लेस है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उस वेट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो या वेट कह लो, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट या साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रही है। तो कल भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में जो है मोशन परफॉर्म होता है। तो जो फर्स्ट केस था हमारा ये वाला, इस केस के अंदर क्या था कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो टेंशन ग्रेटर है, तो हमने टेंशन में से m1g को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है m2g साइन थीटा की डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो फोर्स ज्यादा हो गई, इसका मतलब है m2g साइन थीटा ज्यादा हो गया, यानी ग्रेटर फोर्स हो गई। इसमें से माइनस किसको करेंगे? टेंशन को माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगी? नेट फोर्स निकल आएगी। कौन सी फोर्स निकल आएगी? m2a निकल आएगा। ठीक है, वो फोर्स जिसके साथ बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे देखो जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, m2g साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, अब हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई जिनको हमने लेके चलना है और टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बॉडी का। एक ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। सिर्फ ये इक्वेशंस निकालना जो है ना वो आपको तो आना चाहिए कि किस तरह से इक्वेशन ये वाली फाइंड करनी है। जब आप ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो अब सारा प्रोसेस वही है जो कल हमने परफॉर्म किया था कि दोनों तरफ जो है उसको इस तरह से टेंशन को एक साइड पे कर लें, बाकी कंपोनेंट्स को एक साइड पे कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
अच्छा, अब मुझे बताओ इधर से अगर टेंशन फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें टेंशन फाइंड करने के लिए? टेंशन फाइंड करनी है तो ये जो M1G है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, M1A के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? T इज इक्वल्स टू M1A पहले से मौजूद है, M1A वहाँ पे मौजूद है, और M1G वहाँ पे गया तो M1G नेगेटिव है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो M1G यहाँ पर, तो T इज इक्वल्स टू M1A प्लस M1G हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर T यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और M2A इधर आ जाएगा। तो T यहाँ पे नेगेटिव था, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। M2A यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बन जाएगी? T इज इक्वल्स टू M2G साइन थीटा। हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह मैं इस तरह का साइन लिख देता हूँ। ठीक है, M2G साइन थीटा पहले से मौजूद था, M2A वहां गया तो इधर पॉजिटिव था, वहां पे जाके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या आ गया वहां पे? M2A। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट साइड पे टेंशन है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद वही काम के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन है उनको एक साइड पे कर दो, और सिंपल एक्सेलरेशन वाली जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर दो। ठीक है, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद जो ए वाली इक्वेशंस हैं वो एक साइड पे लिख लें आप, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी वाली इक्वेशंस हैं उनको एक साइड के ऊपर कर दें। तो हमारे पास क्या बनेगा भाई इक्वेट करने के बाद? इक्वेट जब करेंगे तो M1A प्लस M1G इज इक्वल्स टू M2G साइन थीटा माइनस M2A। ठीक है, ये इक्वेट कर लिया हमने इनको। इक्वेट करने के बाद अब हमने ए को एक साइड पे कर देते हैं और जी को एक साइड पे कर देते हैं। तो M1A इस साइड पे है, माइनस M2A दूसरी साइड के ऊपर है, तो उसको उठा के हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी M1A प्लस M2A इज इक्वल्स टू M2G साइन थीटा पहले से मौजूद है, M2G साइन थीटा, और M1G उस साइड पे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा M1G। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या होगा? लेफ्ट साइड के ऊपर हम A कॉमन ले लेते हैं। तो A कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, यहाँ से G कॉमन आ सकता है, तो G कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? M2 साइन थीटा
माइनस m1 और g जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारा m1 एम ए इंटू एम वन प्लस एम टू है, m1 प्लस m2 को साइड पे ले जाएंगे तो वो इक्वेशन को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन को डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 साइन थीटा माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारे पास क्या निकला है, एक्सेलेरेशन निकला है। इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करें, जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, उसको जो है वो सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास सारी जो है वो सॉल्व करने के बाद टेंशन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकल आई है। तो एटवुड मशीन के अंदर क्या था कि दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकल पोजीशन के अंदर थी। इसके अंदर एक बॉडी जो है वो वर्टिकल पोजीशन में, दूसरी जो है वो इंक्लाइन पोजीशन में। ठीक है, तो उसके हम एक्सेलेरेशन और टेंशन निकाल सकते हैं। हमारे पास इस तरह का केस भी आ सकता है कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकल पोजीशन में और दूसरी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक, तो मकसद ये है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हो जाएगी तो किसी भी किस्म का केस आपके पास मौजूद हो, आप उसकी ये इक्वेशंस जब ड्राइव कर लेंगे कि नेट फोर्स निकालने की इक्वेशन क्या है, तो जब आप नेट फोर्स की इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे तो जो टेंशन और एक्सेलरेशन है वो फर्दर कैलकुलेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने कल एक टॉपिक एडवर्ड मशीन का किया था, आज एक ये वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपकी सॉल्व करने की इसको हो गई। तो फर्दर इस तरह कोई केस आए तो आप खुद भी उसको थोड़ा सा समझ के सॉल्व कर सकते हैं। फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन का मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपनी बेस क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन जो है वो एक ऑपोजिशनल फोर्स है। ठीक है, जो क्या करती है, दो सरफेस के आपस में स्लाइडिंग मोशन को अपोज करती है। या आप सिंपली ये कह लें कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर जो है वो मूव कर रही है तो उस मोशन को अपोज करने वाली जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी हमारे लिए ये कभी कभी जो है वो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी का बायस भी बनती। ऑल्दो फ्रिक्शन जो है वो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, लाजमी है हमारी ज़िंदगी के लिए। फ्रिक्शन ना हो तो बहुत सारे बेसिक फंक्शंस हम अपने डेली रूटीन के अंदर परफॉर्म करते हैं वो हम नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमें एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पे जो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है वो दो तरह से जो है दो तरह की होती है। एक उन बॉडीज के दरमियान जो स्टैटिक हैं, रुकी हुई हैं, एट रेस्ट हैं, और दूसरा जो मूव कर रही हैं। तो जो स्टैटिक बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन होती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जो मूविंग बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो वो मूव नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी फोर्स बढ़ती जा रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो लीनियरली शो होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ये फर्स्ट रीजन, इसके अंदर जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एफ एस जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है, लेट्स से। तो जैसे जैसे फोर्स हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम स्टैटिक रीजन कहते हैं। ये लीनियरली इंक्रीज करते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे ही जो है बॉडी मूव करना शुरू करती है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डाउन होती है, नीचे आती है, और एक कर्व बना के जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। जब तक बॉडी मूव करती रहती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये रिलेशन आपके जहन में लाजमी होना चाहिए, या ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती रहती है जब तक बॉडी मूव नहीं करती। जैसे ही बॉडी मूव करती है फौरन उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। एक
उसमें डाउनफॉल आता है और फिर एकदम से वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब तक बॉडी मूव करती रहेगी वो फ्रिक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर बॉडी रिटार्ड होना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रिक्शन थोड़ी सी इंक्रीज होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी रुक जाएगी देन इट विल कम इनटू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स में होती है जो फ्रिक्शन, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ एस जो है इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर वो सारे फैक्टर्स हैं, और ये म्यू के जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये डायमेंशनलेस होता है, बिकॉज दैट इज द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों का। क्योंकि ये रेशो है तो दो सिमिलर क्वांटिटीज का जो रेशो होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है। दैट इज व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन whatever it is, either it is a static friction, coefficient of static friction or coefficient of kinetic friction, both are dimensionless, तो इनका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज यूज करके हम इनको जो है वो फाइंड कर सकते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको। हमेशा जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ग्राफ से भी ये चीज रिप्रेजेंट हो रही थी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सी लिखी हुई है जिनको आप पढ़ लेंगे। इस टेबल के अंदर कुछ कंपैरिजंस दिए हुए स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के। तो इस टेबल से भी क्लियर है बिल्कुल ये चीज कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होती है। रबर और कंक्रीट का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है दैट इज 1.0, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.8, दैट इज लेस देन फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह से स्टील ऑन स्टील दैट इज 0.74, ये सर्फेसेस हैं। ठीक है, स्टील और स्टील का आपस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.74, वे काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.57। तो ये हम जो भी कोएफिशिएंट आप देखेंगे उसके अंदर स्टैटिक ग्रेटर होगा, काइनेटिक जो है वो लेस होगा उन दोनों सर्फेसेस के लिए। तो ये कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन या उसका इंट्रोडक्शन मौजूद है यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्सिटी शायद मौजूद हो। एक ही ग्राफ था जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया आपको। एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू आस्क?